डॉक्टर सेरिंग, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, सबसे पहले तो आपका SNN इंडिया पर स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। मेरी जो आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे बताया कि ये जो कैजुअलिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है और उसके पीछे आपने दलील दी, ये जो कोरोना के मरीज़ हैं, उसके बॉडी टेम्परेचर को अगर बढ़ने ही ना दिया जाए, जब होता है उसी समय नियंत्रित कर लिया जाए, तो आपके मुताबिक कोरोना वायरस जो है, जो लंग्स को डैमेज कर मरीजों को मतलब डेथ बेड तक पहुंचा रहा है, वैसी नौबत नहीं आएगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है? अगर आपको एक मरीज कोरोना का मरीज है, तो आप पहले क्या उसको करेंगे कि जिससे कि आपको लगता है कि ये कैजुअलिटी या डेथ बेड तक नहीं पहुंचेगा? इतने समय तक और जितना डिग्री फीवर रहेगा, उतनी ही ज्यादा लंग का डैमेज होगा और उतने ही वो मरीज का सर्वाइवर का चांसेस कम होगा, क्योंकि 5 डेज के स्पेन में उसको 5 बार फीवर आया और हर बार 1 घंटे के लिए रहा तो गया, वो फिर वो बचेगा नहीं। तो आप अगर ये हम कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स में जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से अगर कोई मरीज हाई फीवर के ड्यूरेशन में 3-4 दफा 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंतराल के लिए भी रह जाता है, तो मतलब उसका लंग्स गया। तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता। हम्म, हम्म, हम्म। तो आप आपका आपका समय आपका सजेशन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोरोना मरीज को हाई फीवर के पीरियड में रहने ही ना दो। जैसे ही उसको हाई फीवर होता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब कैसे हाई फीवर को इमीडिएट कंट्रोल किया जाए? लोग पैरासिटामोल तो दे ही रहे हैं उसके लिए। पैरासीटामोल देना है और इमीडिएटली वो पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करके, जैसे हमारे पुराने जमाने से चलते आ रहा है, वैसे करके उसकी पूरी बॉडी को हम कोल्ड स्पंजिंग कर देंगे, तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली कम होगा और उसका सैचुरेशन भी इम्प्रूव होता है और उसका जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होता है वो भी कम हो जाएगा और उसका बाकी जो भी वेरिएबल है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा। और दोस्तों होता इस पॉइंट को मेरी आपसे गुजारिश, इस पॉइंट को नोट करिए जो डॉक्टर सेरिंग बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि बॉडी टेम्परेचर को इमीडिएटली आप पैरासिटामोल दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए और बॉडी हीट को बिल्कुल नियंत्रित कर लीजिए। मतलब फीवर को चढ़ने मत दीजिए। वो कहता है ना कि पारा 102 101 पहुंच गया, उतना पहुंचने ही मत दीजिए। 102 101 डिग्री का टेम्परेचर प्रोलॉन्ग्ड स्टेज में अगर बॉडी में रहता है, तो वो आपके लंग्स को है। बहुत डैमेज कर सकता है। और जितना हेल्दी होगा, जितना हम्म, जवान होगा, जितना फिजिकली एक्टिव होगा, उनमें उनमें ज्यादा होगा देन उसका, जैसे ओल्ड एज है, कोई लेजी फेलो हम्म। है, जैसे फिजिकली मतलब उनमें ज्यादा जो भी मतलब मोर्टेलिटी होने का खतरा उनमें ज्यादा होगा, लंग हम्म। डैमेज होने का खतरा होगा मतलब ज्यादा। मतलब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी, अगर आपको लगता है कि आप कोरोना के मरीज बन रहे हैं, आपको कोरोना ने जकड़ लिया है, तो पहला काम ये करना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि बॉडी हीट जनरेट होता हो। या Am I right? कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई भी खाना है जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, उसकी हीट को बढ़ाता है, वो खाना ही नहीं है। मैं इसके इसके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करूंगा। मैं आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हैं उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है आपसे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपसे चाहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNN इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता। काफी लंबे अरसे बाद मैं आज आपसे जुड़ा हूं और इसका खास मकसद है, देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना के मरीज भी हर रोज बढ़ रहे हैं। 4 लाख के आसपास आंकड़ा प्रतिदिन का पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, चिंता का विषय है। पूरा देश जो है इसको लेकर काफी चिंतित है। सरकार परेशान है, आम जनता परेशान है, कैजुअलिटीज हो रही है बहुत ज्यादा, जिसे लेकर हर कोई सदमे में है। आखिर इसे कम किया कैसे जाए? हर तरह से कोशिशें हो रही है। तमाम कोशिशें जो की गई हैं अब तक, वो भी सटीक साबित नहीं हो पा रही हैं। हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान है। आप है डॉक्टर सेरिंग सांगडोक। आप जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से पास आउट है और कार्डियक सर्जन है। इन्होंने अपने आसपास जो पेशेंट्स हैं, अपने आसपास जो इन्होंने मरीजों को
सीवियर कंडीशन में जाते हुए और ठीक होते हुए, दोनों ही सिचुएशन में मरीजों को देखकर जो ऑब्जर्वेशन इनका है, जो इन्होंने हाइपोथेसिस तैयार किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि इनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो आपके साथ साझा कर सकें और उसकी वजह ये है, आपका मरीज हो सकता है घर में ही ठीक हो जाए, आपके मरीज को उस लेवल तक, उस सीवियर कंडीशन तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। इन्होंने हमारे साथ ये जानकारी साझा की थी, मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, इनका ऑब्जर्वेशन है, ये डॉक्टर हैं, बहुत ही नामी संस्थान से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। जाहिर सी बात है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है, तमाम इन्होंने अपने आसपास बहुत बारीकी से चीजों को परखा होगा, उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन तैयार किया होगा। डॉक्टर सेरिंग, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, सबसे पहले तो आपका एसएनएन टीवी इंडिया पर स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। मेरी जो आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे बताया कि ये जो कैजुअलिटी है वो काफी कम हो सकती है और उसके पीछे आपने दलील दी, ये जो कोरोना के मरीज हैं, उसके बॉडी टेम्परेचर को अगर बढ़ने ही ना दिया जाए, जब होता है उसी समय नियंत्रित कर लिया जाए, तो आपके मुताबिक कोरोना वायरस जो है, जो लंग्स को डैमेज कर मरीजों को मतलब डेथ बेड तक पहुंचा रहा है, वैसी नौबत नहीं आएगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है? अगर आपको एक मरीज कोरोना का मरीज है, तो आप पहले क्या उसको करेंगे कि जिससे कि आपको लगता है कि ये कैजुअलिटी या डेथ बेड तक नहीं पहुंचेगा? इतने समय तक और जितना डिग्री फीवर रहेगा, उतनी ही ज्यादा लंग का डैमेज होगा और उतने ही वो मरीज का सर्वाइवर का चांसेस कम होगा, क्योंकि 5 डेज के स्पेन में उसको 5 बार फीवर आया और हर बार 1 घंटे के लिए रहा तो गया, वो फिर वो बचेगा नहीं। तो आप अगर ये कह हम रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स में जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से अगर कोई मरीज हाई फीवर के ड्यूरेशन में 3-4 दफा 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंतराल के लिए भी रह जाता है, तो मतलब उसका लंग्स गया। तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता। हम्म। तो आपका आपका समय आपका सजेशन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोरोना मरीज को हाई फीवर के पीरियड में रहने ही ना दो, जैसे ही उसको हाई फीवर होता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब कैसे हाई फीवर को इमीडिएट कंट्रोल किया जाए? लोग पैरासीटामोल तो दे ही रहे हैं उसके लिए। पैरासीटामोल देना है और इमीडिएटली वो पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करके, जैसे हमारे पुराने जमाने से चलते आ रहा है, वैसे करके उसकी पूरी बॉडी को हम कोल्ड स्पंजिंग कर देंगे, तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली कम होगा और उसका सैचुरेशन भी इम्प्रूव होता है और उसका जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होता है वो भी कम हो जाएगा और उसका बाकी जो भी वेरिएबल है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा। और दोस्तों होता इस पॉइंट को मेरी आपसे गुजारिश, इस पॉइंट को नोट करिए जो डॉक्टर सेरिंग बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि बॉडी टेम्परेचर को इमीडिएटली आप पैरासीटामोल दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए और बॉडी हीट को बिल्कुल नियंत्रित कर लीजिए, मतलब फीवर को चढ़ने मत दीजिए। वो कहता है ना कि पारा 102 101 पहुंच गया, उतना पहुंचने ही मत दीजिए। तो 102 101 डिग्री का टेम्परेचर प्रोलॉन्ग स्टेज में अगर बॉडी में रहता है, तो वो आपके लंग्स को है बहुत डैमेज कर सकता है। और जितना हेल्दी होगा, जितना हम्म, जवान होगा, जितना फिजिकली एक्टिव होगा, उनमें उनमें ज्यादा होगा देन उसका, जैसे ओल्ड एज है, कोई लेजी फेलो हम्म, है, जैसे फिजिकली मतलब उनमें ज्यादा जो भी मतलब मोर्टेलिटी होने का खतरा उनमें ज्यादा होगा, लंग हम्म। डैमेज होने का खतरा होगा मतलब ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी, अगर आपको लगता है कि आप कोरोना के मरीज बन रहे हैं, आपको कोरोना ने जकड़ लिया है, तो पहला काम ये करना है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि बॉडी हीट जनरेट होता हो। या Am I right? कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई भी खाना है जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, उसकी हीट को बढ़ाता है, वो खाना ही नहीं है। हम्म, जो ठंडा ठंडा चीजें उनको ज्यादा खाना है। अच्छा। यस। मतलब आपका आपका जो ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल, बस पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट है और कंक्लूजन आपका ये है कि बॉडी हीट को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। हाँ, ये अगर किसी को या तो डायग्नोसिस कोरोना है, जिसको हम्म, कोरोना इसको हो गया बोला, या तो अचानक किसी को कुछ नहीं था, उसको फीवर आना चालू हो गया और वो हाफना चालू हो गया, अरे क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में फट फट टेम्परेचर को कम करना है, कोल्ड पंजिंग करना, वो इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। हम्म। तो आप ये अगर कह रहे हैं, मतलब
मैं आपसे जो पहले भी बात की अभी मतलब शो में आने से पहले भी आपसे कई राउंड बातचीत हो चुकी है। आप बार-बार ये कह रहे थे कि जो बॉडी कोरोना है या हाई टेम्परेचर है और कैजुअलिटी है इसका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, राइट? हाँ है, यस, हाँ। 100%। मैं इसके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करूंगा। मैं आपके आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हैं उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है आपसे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को पॉइंट टू पॉइंट इससे बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी अभी जो मौजूदा ट्रीटमेंट का पैटर्न है उसमें मरीजों को सबसे पहला चीज तो ये बताया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा, फीवर आया, आप पैरासीटामोल दो। तो जाहिर सी बात है वो हो ही रहा है, तो फिर आप ये कोल्ड स्पॉन्जिंग क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को वो पेशेंट का ड्यूरेशन को कम करना है और इंटेंसिटी को भी कम करना है। मतलब ड्यूरेशन मतलब अगर किसी का 10 मिनट रहता है, वो हमने 2 मिनट में उसका टेम्परेचर को नीचे लाना है विद इन 2 मिनट में। दोस्तों ये पॉइंट आप बहुत गंभीरता से नोट करिए कि जो बॉडी टेम्परेचर है कितना गया वो तो इंपॉर्टेंट है ही। 102 डिग्री पहुंचा, 101 डिग्री पहुंचा और कितने पीरियड तक रहा, कितने समय तक रहा, 10 मिनट रहा, 20 मिनट रहा, 1 घंटा रहा, वो आपके पेशेंट के लिए समझ दिन लीजिए में घातक हो सकता है। जितना लंबा होगा उतना ही खतरनाक है आपके लिए, आपके पेशेंट के लिए। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? दिन में कितनी बार आया? अच्छा सुबह एक, जी। हाँ सुबह एक आया, शाम को एक आया, फिर वो दिन को आता है, रात को भी आता है। मतलब आपको इंतजार नहीं करना है, आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है कि टेम्परेचर बढ़ा है फिर धीरे-धीरे कम हो जाएगा, हमने दवा दे दिया है, कम हो जाएगा, दवा तो दिया ही है, पैरासिटामोल दिया ही है, वो धीरे-धीरे कम करेगा। नहीं, आपको पैरासिटामोल तो दीजिए, जो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो तो करिए। लेकिन उसके साथ-साथ जैसा कि डॉक्टर सेरिंग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, इनका ये ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पे अपना ये कंक्लूजन इन्होंने निकाला है कि आप दवा के साथ-साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग शुरू कर दीजिए। और दिन में 3 बार अगर मरीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तीनों बार आप जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उसके बॉडी हीट को कंट्रोल में रखिए। और कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई भी खाना नहीं खाना है जो बॉडी को गर्म करे। डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पे आता हूं, वो ये कि आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है और आप जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसका आधार क्या है? आपने कैसे कैसे ये निष्कर्ष निकाला कि बॉडी टेम्परेचर को अगर हम कंट्रोल रखेंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे, तो मरीज जो है शायद जल्दी ठीक हो जाएगा या वेंटिलेटर या उसको ऑक्सीजन लेवल, लो ऑक्सीजन के लेवल तक जाएगा ही नहीं। बहुत लोग कह सकते हैं कि ये आप मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है, जब रिसर्च हुआ ही नहीं तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही साबित होगा। तो आप हमें लॉजिकली समझाने की कोशिश करिए कि आप जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि मरीज के बॉडी टेम्परेचर को अगर नियंत्रण में रखेंगे तो शायद कैजुअलिटी उतनी नहीं होगी, मरीज की हालत उतनी नहीं बिगड़ेगी जितनी आज बिगड़ रही है। तो इसका आधार क्या है? थोड़ा साइंटिफिकली आप इसको समझाइए ताकि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी इसको अच्छे से समझ सकें कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसका बेस क्या है, उसकी इसका लॉजिक क्या है? एक तो जो मतलब जो सबको समझ में ऐसा है, जो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें एक उसको वो एक्टिवेट कैसे होता है? जब तो उसमें 3 चीजें हैं, या तो पहले उस मरीज को इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उसको मेमोरी है, और उस पेशेंट का कितना टोटल ये इम्यून सिस्टम का मतलब इफिशिएंसी कितना है, और 3 चीजें हैं, तीसरा और एक चीज है जो जो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। थर्ड थिंग, और टेम्परेचर जितना हाई रहेगा उतना ही ज्यादा उसमें फेगोसेटिक रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, वो उतनी ही लंबे समय तक होता है। अब इसका मतलब क्या है? फेगोसेटिक रिस्पॉन्स ये है कि वो जो इम्यून सिस्टम का सेल्स उस जगह पे जाके कितने समय तक लड़ता है। अगर वो जितना समय तक जाएगा उसमें बहुत सारी चीजें रिलीज होता है, उसकी वजह से एक तो वो जो पैथोजन है, जो इन्वेडिंग और पैथोजन है, पहले उसको भी किल करेगा, और उसके बाद जो सराउंडिंग टिश्यूज है वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, एवरीथिंग। तो मतलब ये यूजुअली देख रहा है क्योंकि उसका जो भी कोरोना मरीज का
लंग तो उड़ जाता है। और कोई बोलता नहीं कि फीवर की वजह से ये मतलब ये वाला सिस्टम चल रहा था और हमें पता नहीं चला। और ये अब लोग इसको थोड़ा और थोड़ा अच्छे से समझाइए कि आप जो कह रहे हैं कि हाई फीवर की वजह से लंग उड़ जाता है, मतलब लंग जो है ऑलमोस्ट रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। वो थोड़ा समझाइए मुझे कि वो होता कैसे है? ये बैट जीन का क्या कनेक्शन है? जो बेट का ऑब्वियसली बेट का जीन है, बेट का जीन जाके वो जीनोम ह्यूमन के निमोसाइट में चला गया। निमोसाइट जो लंग के एक मतलब वहां पे एक सेल होता है ये एल्वियोला के अंदर में। अगर वो उसमें चला गया तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो स्टेबल होता है। अगर वो स्टेबल रहने के बाद उसकी जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से फीवर आएगा। फीवर आने की वजह से वो जो डीएनए है, जो वायरल डीएनए है, वो उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाता और फिर वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। उसकी वजह से वो पूरे का पूरा लंग हो जाता है और लंग कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए वो लोग हाँफ रहा था। इसका दूसरा एक तो ये हुआ, टेम्परेचर की वजह से फीवर जितना समय तक रहेगा वो वायरस का डीएनए अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले जितना भी इंफ्लेमेटरी मार्कर जो सब आके वो पूरे का पूरा खा जाता है। जितना समय के लिए टेम्परेचर रहेगा और जितना डिग्री के रहेगा उतना। लेकिन कोई मतलब बोल सकता है, मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। किसी को फीवर नहीं आया उसका लंग उड़ गया, वो उसके बारे में नहीं है, पर जो मतलब 60-70% में ऐसे हो रहा है। और दूसरा दूसरा जो ये तो हमारा हमारा ये हाइपोथेसिस है। जो दूसरा वाला जो जो ऑब्जर्व है, जो मेमेलियन हाइबरनेटिंग एनिमल्स में जो स्टडी करके ये प्रूवन है कि जितना भी हाइबरनेटिंग एनिमल है उसका बॉडी टेम्परेचर को जितना तुम बढ़ा दोगे उतना ही उसमें फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स ज्यादा आता है। जैसे किसी ने फ्रॉक में इम्यूनोफ्लोरेसेंस लगा दिया और उसका टेम्परेचर को बढ़ाना चालू कर दिया, तो जैसे उसका फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स आएगा वो जो फ्रॉग है वो चमकीला होते जाएगा। और जैसे 7 डिग्री पे पहुंचता है वो उतना ही ब्राइट हो जाता है फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स की वजह से। तो इट मीन्स टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। उसकी वजह से ही सारा कुछ मतलब गेम उल्टा हो जाता है। समय पे अगर हम लोग उस टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे किसी भी तरीके से तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। जी, बिल्कुल, आपने बहुत साफ तरीके से बताया। आपने जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है, वो शायद मैं न समझ पाऊँ, और मेरे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, जो शायद नहीं समझ पाएँगे। लेकिन मैंने जानबूझ के आपसे ये सवाल पूछा, तो कम से कम वो जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से लोग हैं, वो जो हमारे इस वीडियो को देखें, तो वो इसको अच्छे अच्छे से समझ पाएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आम लोगों की भाषा में उनके मतलब की चीज़ आपसे बातचीत के बाद मैं यही निकाल पाया हूँ कि दोस्तों, आप भी इसको अच्छे से नोट करें कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना मरीज कोरोना का शिकार होता है, कोरोना वायरस का शिकार होता है, आप खुद अगर कोरोना के शिकार होते हैं, तो पहला काम ये होना चाहिए कि आपके जैसे ही पहला फीवर आता है, आप उस समय से लेके जब तक फीवर आता रहता है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी फीवर आता है, आपको ये करना है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग के ज़रिए बॉडी हीट को कंट्रोल में रखना है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, बॉडी हीट को बिल्कुल नियंत्रण में रखा, तो आप जल्द ठीक होंगे। आपकी हालत वैसी नहीं होगी जैसी कि बाकी मरीजों की आप देख रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी। सैचुरेशन भी कम नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है आप कह रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल वो नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। अच्छा, जी। अपने वाला पेशेंट को भी कर देगा ना, वो भाई हाफना बंद हो जाएगा। मतलब आप देखिए, इनका ये कहना है कि अगर आप बॉडी हीट को सिर्फ कंट्रोल रखते हैं शुरू से, आप 10 मिनट के लिए भी फीवर को बढ़ने मत दीजिए। आप नियंत्रित रखिए, स्पॉन्जिंग करते रहिए। 2 मिनट के लिए भी नहीं। देखिए 2 मिनट के लिए भी फीवर आपके लिए घातक हो सकता है अगर आप कोरोना मरीज हैं तो। इस बात को गौर कीजिए, 2 मिनट भी आपके लिए घातक हो सकता है अगर आप कोरोना मरीज हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इनके सुझाए गए उपाय इस्तेमाल करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप गंभीर स्थिति में कभी नहीं पहुँचेंगे, ऐसा इनका दावा है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये इनका दावा है, इनका ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं रिसर्च नहीं किया गया है अभी। इन्होंने बस अपने अनुभव के आधार पे, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे एक हाइपोथेसिस तैयार की है।
मैं साइंटिफिक फ्रेटर्निटी या रिसर्च जो लोग इस फील्ड में रिसर्च के फील्ड में हैं उनसे अपील करूंगा कि इनके हाइपोथेसिस पे अगर आपको दम लगता है तो आप इस पे रिसर्च करें, इसे और बेहतर तरीके से स्टडी करके और एविडेंसेस के साथ इसे प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन आम लोगों के लिए मैं बिना रिसर्च के, बिना एविडेंस के मैं आपके साथ डॉक्टर साहब की ये बातचीत दिखा रहा हूँ। उसका लॉजिक आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि अभी जो हालात है उसमें कोई भी उपाय, चाहे प्रूवन हो, एविडेंस बेस्ड हो या ना हो, लेकिन जिसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, वो करने में कोई हर्ज नहीं। मतलब तरीका ऐसा है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ जिससे आपका नुकसान हो जाए। स्टडी नहीं हुआ है, रिसर्च नहीं हुआ है, प्रूवन नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो आपका नुकसान हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो तरीका है ये सजेस्ट करना चाहते हैं, ये इनका ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुआ और मैं इसके लिए भी तैयार हुआ कि मैं इसे आपके साथ साझा करूं और इसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर साहब के साथ मेरी बातचीत आपके सामने है। डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें कि आपका ऑब्जर्वेशन एविडेंस बेस्ड है, नहीं है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। और मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितना टेम्परेचर रहेगा उतना ही लंग डैमेज होगा और उसके बाद आप कुछ भी करोगे मतलब काम नहीं करेगा। अगर वो कोई भी मरीज को फीवर आने के बाद वो हांफना चालू कर दिया और आपने उस पेशेंट को बुखार काम नहीं किया, उसको ऑक्सीजन देगा, उसको कभी आराम नहीं आएगा। आएगा, लेकिन जितना टेम्परेचर को कम करके आराम आएगा ना, उतना नहीं आएगा। एक ये आप पैटर्न आपने ये भी हमारे साथ बातचीत में साझा किया था कि आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो हीट, जिस एरियाज में हीट पहले जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वहां वहां सीवियरनेस बढ़ती गई और जो ठंडे इलाके हैं, हिल्स हैं, वहां पे उतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई। कोरोना वायरस वहां भी है, लेकिन वहां उतनी कैजुअलिटी नहीं हो रही। हाँ, वहाँ नहीं है। जहाँ-जहाँ से इंडिया में समर चालू होता ना, जहाँ-जहाँ से सीज़न का जो समर का पैटर्न देखोगे, उतना ही कोरोना वायरस का मतलब बॉडी का फैटालिटी उतना ज़्यादा होते जाता है। वो वायरस का फैटालिटी नहीं है, वायरस की वजह से हो रहा है। वो बिकॉज़ ऑफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से उड़ रहा है। लंग लंग उड़ रहा है, लंग। बाकी और चीज़ों में कुछ नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप इसको इसको बहुत गंभीरता से इसे नोट करिए, इसे समझिए कि इनका ये कहना है कि कोरोना वायरस तो चाहे आप कश्मीर में रहते हैं, वहाँ आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है या महाराष्ट्र में होता है। कोरोना वायरस तो वही है, लेकिन जिस कंडीशन में आप हैं, महाराष्ट्र की कंडीशन अलग है, कश्मीर का कंडीशन अलग है, हिमाचल का कंडीशन अलग है। दोनों के स्थिति की वजह से कैजुअलिटी का जो फर्क है, जो इम्पैक्ट का फर्क है, वो आपको दिखेगा। अगर ज्यादा गर्म प्रदेश में है तो आपको इम्पैक्ट ज्यादा बुरा होगा, और जो ठंडे प्रदेश में है तो असर कम होगा। एम आई राइट डॉक्टर साहब, अगर मैं जो सही समझ सका हूँ? इसमें सर, इसमें ये आपने सही बोला, लेकिन जी। लोग पूछता है, अबे ये जो लंदन वगैरह में तो टेम्परेचर कम था, उसका मोर्टेलिटी क्यों हुआ? हाँ। लेकिन इसमें मैंने ये कहा स्पेसिफिकली सर कि हम लोग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो सोच रहे हैं, लेकिन हम्म हम ये बोल रहे हैं कि जितना एक शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो कितने समय तक रहता है और कितनी हाई तक जाता है। हम्म तो वो शरीर चाहे मतलब उधर है, इधर है, कहीं पर भी है, अगर उसमें एक हम्म घंटे फीवर रहा तो वो मतलब उड़ जाएगा, वो ज्यादा नुकसान करेगा। अगर एक सेकंड मतलब 1 मिनट में खत्म हो गया तो मतलब मिनिमम होगा डैमेज। मतलब बाहर कुछ भी तापमान हो, बॉडी हीट को थोड़ा नियंत्रित रखना है। तो गर्म प्रदेश में वहां बॉडी हीट नियंत्रण रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, ठंडे प्रदेश में ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है आसानी से। हाँ, ठंडे देश में किसी को कोरोना हो गया तो ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। हम्म, अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे निकलेगा? या तो दवाई देगा या उसको टाइम देगा कि उसमें से हीट निकले। हम्म, अब उधर भी वही है, आधा घंटे के लिए अगर बॉडी में हीट रिटेन किया तो उतना ही ज्यादा डैमेज होगा। हम्म, इट बिकॉज द हीट विच इज causing द प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम। हम्म। हीट ही है सर, वो बता रहा हूँ मैं। इट इज द हीट जी विच इज द मेन प्रॉब्लम। जी आप हीट को कंट्रोल कर लीजिए, सब कुछ मेरे को लगता है सब सेटल हो जाएगा। लेकिन ग्रास रूट लेवल चाहिए हम लोगों को, मतलब ये टर्शियरी सेंटर पे नहीं, मतलब जो मतलब बहुत पेरीफेरी में ना वो लोगों को। हम्म।
ये इनका 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 जो ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने जो तरीके सजेस्ट किए हैं, ये खासकर जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो लोग जरूर इसको इस्तेमाल करें। इनके इनके बताए हुए जो तरीके हैं उसको कोई नुकसान नहीं है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अगर ये सही साबित होता है तो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो तरीके बताए हैं आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं है। आप ट्राई करिए। आप कोरोना से मुक्ति पाने के लिए बहुत तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग बहुत सारे वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहे हैं, उसमें से आपने बहुत ट्राई भी किए होंगे। ये भी आप ट्राई कीजिए। मैं इसमें आपको इसलिए ये सलाह दे रहा हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान होता अगर इनके सुझाए तरीके में, अगर मुझे लगता है किसी तरह का आपका नुकसान हो सकता है, तो मैं शायद डॉक्टर साहब से ये इंटरव्यू नहीं करता, मैं ये शो नहीं करता। लेकिन इनका जो बताया हुआ तरीका है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बॉडी हीट को कम करना है। इनका ये कहना है कि बॉडी हीट को आप कम रखेंगे, मतलब कोई भी प्रोलॉन्ग पीरियड ऐसा नहीं होगा जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो लंबे समय के लिए फीवर वाले कंडीशन में हो, मतलब 101 हो, 102 हो, 99 हो। ऐसा कोई भी सिचुएशन में जो है आपको बॉडी को जाने ही नहीं देना है। तो इसमें इन्होंने जो उपाय बताए वो बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत आसान है, हम लोग सदियों से घरों में इस्तेमाल होता रहा है। कोल्ड स्पॉन्जिंग डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, उससे बॉडी हीट को कम करिए और ये बहुत कारगर साबित होगा। तो आप इसे इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस्तेमाल करने के बाद हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने क्या जाना, क्या देखा, इन तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद क्या आपके मरीज को फायदा हुआ, तो वो जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि इसे और अच्छे तरीके से हम इस पे स्टडी कर सकें और अच्छे तरीके से कई मरीजों का रिजल्ट एक्यूमुलेट करके, अगर ये तरीका सही होता है, क्योंकि कोरोना अभी लंबे समय तक रहने वाला है। पिछले साल पूरे साल भर इसने जो है हाहाकार मचाया और फिर अभी गर्मी शुरू हुई। अभी ये पूरा मुझे लगता है कि अभी कई महीनों तक ये हाहाकार मचाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हो सकता है अगले साल फिर ये जो है कोरोना कहर बर पाए। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करिए और आप अपने स्टडी की फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? वैक्सीनेटेड वाला, अगर किसी भी आदमी को वैक्सीन मिला और उसको टेम्परेचर अगर आता है और उसने दोबारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो अगेन लंग डैमेज होगा। अच्छा, ये आम आदमी के लिए ये है कि अगर आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, उसके बाद बाकी आपके आसपास में जितने भी डॉक्टर्स है फिर उसे दवाई खाते रहो। जब भी फीवर आएगा उसको जल्दी जल्दी कम कर दो बस। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने हमसे बात की, SNTV इंडिया के लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल ID sntvindia@gmail.com। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। SNTV इंडिया पर हम ऐसी ही बातचीत, जिससे कि थोड़ी सी भी राहत आपको मिल सके, वो मैं लाने की कोशिश करता रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।